हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं जैसा आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है। आपके ट्रिपल सी के पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और कुछ ट्रू फॉल्स आते हैं, तो उसी प्रकार का आपका ये पेपर है। यदि आपने मैराथन को नहीं देखा है तो मैराथन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस मैराथन में मैंने 500 प्लस क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के बाद उस मैराथन को अवश्य देख लें। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है पैगिंग और सेगमेंटेशन का मुख्य अंतर क्या है। जो पैगिंग और सेगमेंटेशन पूछा गया है कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। ऑप्शन ए, पैगिंग में फिक्स साइज ब्लॉक होते हैं, सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन बी है, सेगमेंटेशन में फिक्स साइज ब्लॉक होते हैं, पैगिंग में वेरिएबल साइज ब्लॉक होते हैं। ऑप्शन सी है, दोनों एक ही तकनीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पैगिंग में फिक्स साइज ब्लॉक होते हैं जबकि सेगमेंटेशन में वेरिएबल साइज ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में अंतर इतना होता है, जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं क्लोज सोर्स, और जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो होते हैं ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है VIOS कहाँ स्टोर होता है। जो BIOS होता है, BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में, रैम में, रोम में या कैश मेमोरी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जो BIOS होता है ये रोम में स्टोर होता है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विंडो 10 में बिट लॉकर फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो विंडो 10 है इसमें बिट लॉकर फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, फाइल एडिटिंग के लिए। ऑप्शन बी, डेटा इंक्रिप्शन के लिए। ऑप्शन सी है, नेटवर्किंग के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, सिस्टम अपडेट के लिए। जो विंडो 10 में बिट लॉकर फीचर है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बिट लॉकर फीचर का उपयोग डेटा इंक्रिप्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। जो IPv6 एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, 64 बिट का होता है, 128 बिट का होता है या 256 बिट का होता है। IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। कितने बिट का होता है, ये होता है 128 बिट का। यदि आपसे पूछता कि IPv4 कितने बिट का होता है, तो IPv4 होता है 32 बिट का। याद रखना है, IPv4 पूछे तो 32 बिट का और IPv6 पूछे तो 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA का मुख्य कार्य क्या है। जो WPA है इसका मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क सिक्योरिटी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क की स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन सी है नेटवर्क को वायरलेस बढ़ाना। एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करना। तो आपसे भाई WPA की फुल फॉर्म पूछ जा सकती है, तो WPA की फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाना, मींस प्रोटेक्ट करना मतलब उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम किस प्रकार का सर्वर है। जो DNS है ये किस प्रकार का सर्वर है। ऑप्शन ए है IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए। ऑप्शन बी, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए। ऑप्शन सी, ईमेल सर्वर। एंड ऑप्शन नंबर डी है VPN सर्वर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जो DNS होता है, DNS किस प्रकार का सर्वर होता है, तो DNS होता है IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए DNS सर्वर का प्रयोग किया जाता है।
डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बीपीएन। बीपीएन की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? जो बीपीएन होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित और प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, एंड ऑप्शन डी है वायरस हटाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षित और प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए बीपीएन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। बीपीएन की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है फिशिंग अटैक में क्या किया जाता है? जो फिशिंग अटैक होता है इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए सिस्टम को वायरस से संक्रमित किया जाता है, ऑप्शन बी नकली वेबसाइट के जरिए यूजर की संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है, ऑप्शन सी है सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूजर की फाइलें डिलीट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नकली वेबसाइट के जरिए यूजर की संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है, ये फिशिंग अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है इसका क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइलें इनक्रिप्ट कर उन्हें एक्सेस में बदलने के लिए फ्रॉती मांगता है, ऑप्शन बी है इंटरनेट स्लो कर देता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ा देता है, एंड ब्राउजर को बंद कर देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रैनसमवेयर होता है ये क्या करता है? तो रैनसमवेयर का कार्य होता है फाइलें इनक्रिप्ट कर उन्हें एक्सेस में बदले फ्रॉती मांग दो। मींस फ्रॉती मांगने का काम किसका होता है? तो फ्रॉती मांगने का काम होता है रैनसमवेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? जो ट्रोजन हॉर्स होता है एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ऑप्शन नंबर ए स्वयं को कॉपी करके वायरस, स्वयं को कॉपी करने वाला वायरस, ऑप्शन बी हानिकारक प्रोग्राम की तरह दिखने वाला खतरनाक वायरस, ऑप्शन सी नेटवर्क स्लो करने वाला वायरस, एंड ऑप्शन नंबर डी है मेलवेयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हानिकारक प्रोग्राम की तरह दिखने वाला खतरनाक वायरस होता है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एमएस एक्सेल में वी लुक अप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो वी लुक अप फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को खोजने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा को डिलीट करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा का बैकअप लेने के लिए। तो पूछा गया है वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है डेटा को खोजने के लिए, वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए वी लुक अप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? जो एमएस पावर पॉइंट होता है उसमें स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक ही टेम्पलेट सभी स्लाइड में लगाने के लिए, ऑप्शन बी नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड को दिखने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए। आपसे यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट की जगह इम्प्रेस भी आ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक ही टेम्पलेट सभी स्लाइड पे लगाने के लिए। जैसे कि आपने बहुत सारी स्लाइड बना ली हैं एमएस पावर पॉइंट में या इम्प्रेस में, आपने बहुत सारी स्लाइड बना ली हैं और आप चाहते हैं उन सभी में एक सा टेम्पलेट लग जाए, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? तब आप स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एसएसडी और एचडीडी में क्या अंतर है? एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर होता है कि एसएसडी होती है अधिक तेज और टिकाऊ होती है। जो एसएसडी अधिक तेज और टिकाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में मुख्य अंतर क्या है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज है इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज अस्थायी होती है, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज अस्थायी होती है, ऑप्शन नंबर सी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, एंड ऑप्शन नंबर डी है प्राइमरी स्टोरेज धीमी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कैसी होती है? अस्थायी। जैसे रैम होता है, रैम प्राइमरी होती है, इसका डेटा अस्थायी होता है, मीन्स बिजली जाने के बाद यदि डेटा सेव नहीं किया तो वो हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है RAID रेडुंडेंटेड एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क का उपयोग क्यों किया जाता है? मिस RAID का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है डेटा सिक्योरिटी और स्पीड बढ़ाने के लिए RAID का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से घटक का प्रयोग किया जाता था? जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें किस तकनीक या किस घटक का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी माइक्रोचिप एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में टोटल कितनी पीढ़ियां हुई हैं? तो कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता था और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का और फिफ्थ जनरेशन में एआई का प्रयोग किया जाता था। आप इन पांचों जनरेशन को जरूर याद करके आए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप जो सिलिकॉन की बनी होती है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का और फिफ्थ जनरेशन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है यूनिवैक का पूरा नाम क्या? जो यूनिवैक होता है, यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर को विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। यदि आपसे पूछे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1, जिसको सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज फीचर होता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है फाइलों को कंप्रेस करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेटिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डुप्लीकेट टेक्स्ट हटाने के लिए। जो ट्रैक चेंज फीचर होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है मेल मर्ज प्रक्रिया में किस प्रकार के डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है? जो मेल मर्ज की प्रक्रिया होती है उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डेटाबेस से जुड़े डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस फीचर का प्रयोग क्या होता है? जो क्रॉस रेफरेंस होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिंक करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हेडिंग जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी पेज नंबर जोड़ने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटाबेस को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिंक करने के लिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है ऑटो टेक्स्ट फीचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो ऑटो टेक्स्ट फीचर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बार बार प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट को सेव और इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक वर्तनी सुधार के लिए, एंड ऑप्शन नंबर सी है पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बार बार प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट को सेव और इंसर्ट करने के लिए ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें पाइवोट टेबल का क्या प्रयोग होता है? तो पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है बड़े डेटा को सारांशित और विश्लेषण करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है एरे फॉर्मूला का क्या कार्य है? जो एरे फॉर्मूला होता है इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए एक से अधिक सेल पर एक ही फॉर्मूला लागू करने के लिए, ऑप्शन बी केवल एक ही सेल पर फॉर्मूला लागू करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा को छांटने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है सेल को मर्ज करने के लिए। तो पूछा गया है जो एरे फॉर्मूला होता है, एरे फॉर्मूला क्या कार्य होता है? एरे फॉर्मूला कार्य होता है एक से अधिक सेल पर एक ही फॉर्मूला लागू करने के लिए एरे फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में
कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, इसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए, डेटा के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग बदलना। ऑप्शन बी, सभी सेल्स को एक ही रंग में बदलना। ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक चार्ट बनाना। एंड ऑप्शन नंबर डी है, वर्तनी सुधारता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डेटा के आधार पर सेल्स की फॉर्मेटिंग बदलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का उपयोग क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें सॉल्वर टूल का प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, गणितीय समीकरण को हल करने के लिए। ऑप्शन बी, केवल ग्राफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, डेटा ट्रांसफर के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, केवल स्पेलिंग सुधारने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का प्रयोग क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का प्रयोग होता है गणितीय समीकरण को हल करने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, गोल सीक और सॉल्वर में क्या अंतर होता है? जो गोल सीक होता है और सॉल्वर होता है, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर ए है, गोल सीक केवल एक ही वैल्यू के समाधान को ढूंढता है, जबकि सॉल्वर जटिल समीकरण को हल करता है। ऑप्शन बी है, दोनों का कार्य समान है। ऑप्शन सी है, सॉल्वर केवल डेटा को स्टोर करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है, गोल सीक केवल बड़े डेटा को व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। गोल सीक केवल एक वैल्यू के समाधान ढूंढता है, जबकि सॉल्वर जटिल समीकरणों को हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप और एच लुक अप में क्या अंतर है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसमें वी लुकअप और एच लुकअप में क्या अंतर होता है? तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो एच लुकअप मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, एंड वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वी लुकअप वर्टिकल डेटा खोजता है, जबकि एच लुकअप हॉरिजॉन्टली डेटा को खोजता है। बी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ये डेटा को खोजता है। जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल जी खड़ी हुई होते हैं, खड़ी लाइन वर्टिकल कहलाती है। और हॉरिजॉन्टल डेटा खोजने के लिए ये हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। जो डेटा वैलिडेशन का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए, डेटा की एंट्री को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, डेटा को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, डेटा का बैकअप लेने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, डेटा का चार्ट बनाने के लिए। डेटा वैलिडेशन का प्रयोग क्या होता है? तो डेटा वैलिडेशन का प्रयोग होता है डेटा की एंट्री को नियंत्रित करने के लिए डेटा वैलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, मैक्रो रिकॉर्डर क्या करता है? जो मैक्रो रिकॉर्डर होता है वो क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, बार बार किए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, या चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जो मैक्रो रिकॉर्डर होता है, बार बार किए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेटिक करने के लिए मैक्रो रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्या करता है? जो स्लाइड मास्टर होता है, आखिर इसका क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, सभी स्लाइड पर एक ही डिजाइन लागू करने के लिए, केवल टेक्स्ट जोड़ने के लिए, स्लाइड को शुरू करने के लिए, या बैकग्राउंड बदलने के लिए। स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग होता है? तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर एक ही समान डिजाइन लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का क्या कार्य होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें कस्टम एनिमेशन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट को स्लाइड में मूव करने के लिए। ऑप्शन बी, स्लाइड की संख्या गिनने के लिए। ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है, फॉन्ट को बदलने के लिए। कस्टम एनिमेशन का क्या कार्य होता है? तो कस्टम एनिमेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट में को स्लाइड में मूव करने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन में इम्प्रेस में स्लाइड बनाई और स्लाइड के अंदर कोई कंटेंट दिया, उसमें एनिमेशन लगाने के लिए कस्टम एनिमेशन का प्रयोग किया जाता है। मींस स्लाइड के अंदर एनिमेशन लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो स्लाइड के अंदर, यदि स्लाइड के अंदर पूछे तो कस्टम एनिमेशन, यदि स्लाइड में पूछे तो ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, हाइपरलिंक का क्या उपयोग होता है? जो हाइपरलिंक होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+K। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+K। पूछा गया है, हाइपरलिंक का प्रयोग क्या होता है? जो हाइपरलिंक का क्या प्रयोग होता है? तो हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को वेबसाइट या अन्य डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि
आप किसी एक पेज में दूसरे पेज को लिंक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हाइपर लिंक के जरिए करेंगे। हाइपर लिंक की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, रिहर्सल टाइमिंग फीचर का क्या कार्य होता है? जो रिहर्सल टाइमिंग होती है, इस फीचर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन की स्लाइड पर टाइम सेट करने के लिए। ऑप्शन बी है बैकग्राउंड बदलने के लिए। ऑप्शन सी वर्तनी सुधारने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑडियो को जोड़ने के लिए। रिहर्सल टाइमिंग का प्रयोग क्या होता है? तो रिहर्सल टाइमिंग फीचर का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है प्रेजेंटेशन की स्लाइड टाइमिंग सेट करने के लिए। जैसे कि आपने इंप्रेस में बहुत सारी स्लाइड बनाए, आप इनमें एक नियमित टाइम लगा देते हैं कि जो अगली स्लाइड आए वो कितने देर बाद आए, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। तो आप रिहर्सल टाइमिंग की मदद से उसमें टाइम लगा सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी रन हो वो कितने सेकंड बाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, हैंड आउट व्यू का क्या उपयोग होता है? जो हैंड आउट व्यू होता है, इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन के प्रिंट लेआउट तैयार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड डिलीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बैकग्राउंड बदलने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑडियो को जोड़ने के लिए। हैंड आउट व्यू का क्या उपयोग होता है? तो हैंड आउट व्यू का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन के प्रिंट लेआउट तैयार करने के लिए हैंड आउट व्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मोशन पथ का क्या कार्य होता है? जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है, इसमें मोशन पथ का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को विशेष दिशा में मूव करना, ये मोशन पथ होता है। जैसे आपने सीट की स्लाइड के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा या आपने कुछ पिक्चर लगा दी और आप उसको मूव कराना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? मोशन पथ का। तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट को विशेष दिशा में मूव करके आप राइट को मूव कर सकते हैं, टॉप मूव कर सकते हैं, बॉटम मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट की ओर मूव कर सकते हैं। इसके लिए मोशन पथ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है? जो स्लाइड सॉर्टर होता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है सभी स्लाइड को एक साथ देखने और व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, प्री सेंटर कंसोल फीचर क्या करता है? जो प्री सेंटर कंसोल फीचर होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्री सेंटर कंसोल फीचर का कार्य होता है, इसका कार्य होता है स्पीकर को स्लाइड नोट देखने की सुविधा कौन करता है? तो प्रीसेंट कंसोल करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, इंटरनेट पर ट्रैक राउट कमांड का प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन ए, किसी वेबसाइट तक पैकेट को मार्क को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन बी, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्शन सी, आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर ट्रैक राउट कमांड का प्रयोग क्या होता है? तो इंटरनेट पर ट्रैक राउट कमांड का प्रयोग होता है किसी वेबसाइट तक पैकेट के मार्ग को ट्रैक करने के लिए ट्रैक राउट कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, IPv4 और IPv6 में मुख्य अंतर क्या होता है? तो IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और 4 लिखा हो तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होता है। जो IPv6 होता है वो होता है 128 बिट का, जबकि IPv4 होता है 32 बिट का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। IPv4 होता है 32 बिट का और IPv6 होता है 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, डीएनएस स्पूफिंग साइबर अटैक क्या करता है? जो डीएनएस स्पूफिंग साइबर अटैक होता है, इसका क्या कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए, डीएनएस कैश में गलत आईपी एड्रेस डालकर यूजर को नकली वेबसाइट पर भेजता है। ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क स्पीड बढ़ाता है। ऑप्शन सी, फायरवॉल को डिसेबल करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल फॉरवर्डिंग सेट करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। डीएनएस कैश में गलत आईपी एड्रेस डालकर यूजर को नकली वेबसाइट पर भेजता है। कौन भेजता है? डीएनएस स्पूफिंग साइबर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, आईओटी आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग एज कंप्यूटर क्या उपयोग करता है? जो एज कंप्यूटर होता है, इसका एज कंप्यूटिंग का क्या उपयोग होता है? तो एज कंप्यूटिंग का क्या उपयोग होता है? तो इसका प्रयोग होता है डेटा को लोकल डिवाइसेस पर प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डेटा को लोकल डिवाइसेस पर प्रोसेस करने के लिए एज कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45
फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? जो फायरवॉल होता है ये किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने और अनाधिकृत एक्सेस से रोकने के लिए। ऑप्शन बी है केवल बायस हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है हार्डवेयर को मॉनिटर करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल वेबसाइट लोड करने के लिए। तो फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने और अनाधिकृत एक्सेस से रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पीकीआई में मुख्य घटक क्या है? जो पीकीआई होता है इसमें मुख्य घटक क्या होता है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जो पीकीआई होता है इसमें मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है। पब्लिक की, प्राइवेट की और डिजिटल सर्टिफिकेट ये पीकीआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है आईओटी में MQTT प्रोटोकॉल का क्या उपयोग होता है? जो आईओटी में MQTT प्रोटोकॉल का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए छोटे डिवाइसों के बीच मैसेजिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी केवल वेब ब्राउजिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी डेटा ट्रांसफर के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल भेजने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। छोटे डिवाइस के बीच मैसेजिंग के लिए MQTT प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है सबनेटिंग नेटवर्क में क्या उपयोग किया जाता है? जो सबनेटिंग नेटवर्क होते हैं इनमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में विभाजित करने के लिए। ऑप्शन बी है नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है केवल वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए। ऑप्शन डी है क्लाउड स्टोरेज बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में विभाजित करने के लिए सब नेटिंग नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है DPI पैकेट इन्फेक्शन DPI का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नेटवर्क ट्रैफिक की गहराई से जांच करने के लिए, कोई केवल ईमेल भेजने के लिए, नेटवर्क को धीमा करने के लिए या वाईफाई सिग्नल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक की गहराई से जांच करने के लिए DPI का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है IoT बूटनेट क्या करता है? जो IoT बूटनेट होता है इसका क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है IoT डिवाइस को संक्रमित कर DDoS हमले में उपयोग करता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है, IoT डिवाइस को तेजी से चार्ज करता है एंड केवल डेटा सेव करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। IoT डिवाइस को संक्रमित कर DDoS हमले से उपयोग करता है। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो SMTP होता है SMTP का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए ईमेल भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी ईमेल पढ़ने के लिए। ऑप्शन सी वेब ब्राउजिंग के लिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है ईमेल को भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है फार्मिंग अटैक में क्या उपयोग होता है? जो फार्मिंग अटैक होता है ये क्या होता है? ऑप्शन ए DNS पॉजिशनिंग द्वारा यूजर को नकली वेबसाइट पर भेजा जाता है, केवल ईमेल हैकिंग। ऑप्शन सी है पासवर्ड चुराया जाता है, सिस्टम का हार्डवेयर बदला जाता है। तो पूछा गया है जो फार्मिंग अटैक होता है, जो फार्मिंग अटैक का क्या उपयोग होता है? तो फार्मिंग अटैक होता है DNS पॉजिशनिंग द्वारा यूजर को नकली वेबसाइट पर भेजा जाता है। इस नकली वेबसाइट पर भेजने का कार्य किसका होता है? ये होता है फार्मिंग अटैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए पासवर्ड और OTP के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा। ऑप्शन बी केवल पासवर्ड सुरक्षा। ऑप्शन सी है केवल एंटीवायरस। एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पासवर्ड और OTP के
माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा। जैसे कि आपके पास आपका पासवर्ड किसी के पास पहुंच जाता है, तो लेकिन यदि जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो ये होता है टू फैक्टर, इस पासवर्ड के साथ आपका ओटीपी भी लगेगा, जब भी ट्रांजेक्शन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, जीरो डे अटैक क्या होता है? जो जीरो डे अटैक होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो जीरो डे अटैक होता है इसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा खामी का लाभ उठाकर अटैक करना। जैसे कि सुरक्षा खामी का लाभ उठाकर अटैक करना, ये जीरो डे अटैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पूछा गया है, इनक्रिप्शन टू इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे आप व्हाट्सएप किसी का नया नंबर आता है तो उसमें ऊपर लिखा होता है इनक्रिप्शन टू इनक्रिप्शन, एंड टू इनक्रिप्शन, एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा होता है। इसका कार्य होता है केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश सुरक्षित रखना। मतलब जैसे आपने मैसेज भेजा तो उस कोड में कन्वर्ट करके दूसरे के पास भेजेगा, तो जैसा आपने मैसेज भेजा उसके पास मैसेज आएगा, लेकिन आपके मैसेज का आपकी और जिसको आपने मैसेज भेजा है उसके अलावा उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जो सर्वर पर डेटा जाता है उसको वो बिल्कुल चेंज कर देता है अब अलग अलग ही कोड में, जिसको कोई नहीं पढ़ सकता है। तो उसको वही पढ़ सकता है जिस व्यक्ति के पास आपने भेजा है और जिसको द्वारा भेजा गया है, सिर्फ इन दोनों के द्वारा ही वो डेटा पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंडेक्सेस द टेबल फीचर का क्या कार्य होता है? जो इंडेक्सेस द टेबल फीचर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वचालित रूप से इंडेक्स और टेबल बनाने के लिए, ऑप्शन बी केवल टेक्स्ट जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट को छोटा करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉन्ट को बदलने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्वचालित रूप से इंडेक्स और टेबल को बनाने के लिए इंडेक्स द एंड टेबल फीचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेंसिनारो मैनेजर का उपयोग क्या होता है? तो आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका कार्य मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है विभिन्न डेटा सेट के आधार पर विश्लेषण करने के लिए स्कैन रियो मैनेजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है? जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है और एनिमेशन होता है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है इसका मतलब होता है जैसे एक स्लाइड है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी तो उसमें इफेक्ट लगेगा। जो एनिमेशन होता है इस स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट या फॉर्मेट बना हुआ है उसके अंदर एनिमेशन लगाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है? इसमें अंतर होता है स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड बदलने पर प्रभाव होता है। जब स्लाइड जाएगी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी तब उसमें प्रभाव होगा, और जो स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लगा हुआ है या कोई फॉर्मेट लगा हुआ है तो उसके अंदर एनिमेशन में जो प्रभाव होगा वो एनिमेशन के जरिए होगा। तो पूछा गया था जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर होता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड बदलने पर प्रभाव देता है, जबकि एनिमेशन उसके ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा कंसोलिडेशन क्या कार्य करता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें डेटा कंसोलिडेशन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न सीट से डेटा को एक जगह स्थानांतरित करता है, ऑप्शन नंबर बी है केवल नंबर जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है केवल एक ही सीट पर काम करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है मीन्स डेटा को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न सीट से डेटा को एक जगह सारांशित करने के लिए डेटा कंसोलिडेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटरमार्क जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो वाटरमार्क जोड़ने का लिब्रे ऑफिस राइटर में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में टेक्स्ट जोड़ना, ऑप्शन बी टेक्स्ट को हटाना, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्यूमेंट को लॉक करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉन्ट बदलना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड टेक्स्ट जोड़ना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी की फॉर्मेट जैसे किसी के पेज होते हैं उसमें एक पेज के बीचों बीच नाम लिखा होता है, जैसे बीच के बीच नाम लिखा होता है लेकिन टेक्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वाटर मार्क के जरिए होता है। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब इसके बाद आपके कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी आने हैं। यहाँ से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, VIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर का एक हार्डवेयर चिप होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। VIOS एक फर्मवेयर होता है ना कि हार्डवेयर चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है,
कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल डेटा प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी प्रबंधन नहीं करता है। जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है ये केवल डेटा प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी प्रबंधन नहीं करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। माइक्रो प्रोसेसर डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। तो यहाँ पर आपके 62 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके टोटल कितने क्वेश्चन पेपर के ऊपर चर्चा करते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। पर्याप्त समय आपको 90 मिनट मिलने वाला है, इसलिए क्वेश्चन 100 है, पूरा पर्याप्त समय है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपके पास मिलने वाला है। तो क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, उसके बाद उसमें टिक करना है। एक खास बात ये भी है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड का समय मिलेगा, और अधिक से अधिक आप कितना भी समय ले सकते हैं। मतलब कहने का जैसे आपका पहला क्वेश्चन आया, उसमें आपने टिक कर दिए, 10 सेकंड के अंदर आपने टिक कर दिया कि इसका आंसर ए सही है। लेकिन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो 30 सेकंड के बाद ही खुलेगा। इसका याद रखें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए वहां पर 30 सेकंड मिलने ही वाला है, और उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आप कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा, और अधिक से अधिक आप कितना भी समय एक क्वेश्चन में ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 सेकंड का समय मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का उपयोग केवल ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। जो आस्काई कोड होता है ASCII, इसका प्रयोग केवल डेटा ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका फॉल्स। आस्काई कोड का प्रयोग टेक्स्ट कैरेक्टर एनकोडिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर में कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच डेटा ट्रांसफर गति को बढ़ाने के लिए होता है। जो कैश मेमोरी होते हैं ये सीपीयू और रैम के बीच डेटा की ट्रांसफर स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पूछा गया है, वर्चुअल मेमोरी केवल हार्ड डिस्क स्पेस का प्रयोग के लिए बनाई जाती है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका प्रयोग केवल हार्ड डिस्क स्पेस के लिए किया जाता है। तो आंसर है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव की गति HDD हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज होती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो SSD होता है उसकी गति SSD की गति HDD से तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकोड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा फॉल्स। यूनिकोड एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड होता है, ना कि एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पूछा गया है, कंप्यूटर के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग सपोर्ट करते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कुछ प्राचीन या सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम केवल मल्टीटास्किंग सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट से ही फैलते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो वायरस होते हैं ये USB, CD, ईमेल के माध्यम से भी फैलते हैं। जरूरी नहीं कि ईमेल हमेशा इंटरनेट, जो मतलब वायरस है हमेशा इंटरनेट से ही फैले। USB केबल से भी फैल सकते हैं, CD की कॉम्पैक्ट डिस्क की मदद से फैल सकते हैं, और ईमेल की मदद से भी फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पूछा गया है, POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो POST होता है ये कंप्यूटर स्टार्ट होने पर हार्डवेयर की जांच करता है। POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पूछा गया है, IP एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो IP एड्रेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम का कार्य IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना होता है। जो DNS का मुख्य कार्य होता है ये IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पूछा गया है, VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग ऑनलाइन गोपनीयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका प्रयोग ऑनलाइन गोपनीयता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है VPN का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 पूछा गया है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अधिक सुरक्षित होता है जबकि HTTPS असुरक्षित होता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, क्योंकि इसने गलत बोला। जो HTTPS होता है
ई अधिक सुरक्षित होता है, HTTP सुरक्षित नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, IoT का उपयोग होने वाले सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना आवश्यक नहीं होता है। जो IoT में उपयोग होने वाले सभी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करना आवश्यक नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। कुछ IoT डिवाइस केवल नेटवर्क पर भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो नेटवर्क कार्ड से जुड़ा होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, ये होता है आपका 48 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पूछा गया है, IPv6 एड्रेसिंग में 64 बिट एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो IPv6 है इसमें 128 बिट ऑफ एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, राउटर का कार्य केवल इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना है। जो राउटर का कार्य होता है, राउटर का कार्य केवल इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। राउटर का मुख्य कार्य नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, एज कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य रूप से क्लाउड में होता है। जो एज कंप्यूटिंग होता है, एज कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग मुख्य रूप से क्लाउड में होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। एज कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग केवल लोकल डिवाइस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पूछा गया है, IoT में प्रयोग होने वाले सभी डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट करना जरूरी नहीं होता है। जो IoT डिवाइस होती हैं इसका प्रयोग होने वाले सभी डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पर कनेक्ट करना जरूरी नहीं होता, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पूछा गया है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें नकली ईमेल के जरिए डेटा चुराया जाता है। जो फिशिंग होता है एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें नकली ईमेल के जरिए डेटा चुराया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ईमेल स्पूफिंग में ईमेल हेडर को इस तरह से बदला जाता है कि यह किसी अन्य स्रोत से आया हुआ लगे। में जो ईमेल स्पूफिंग होती है इसमें ईमेल हेडर को इस तरह से बदला जाता है कि यह किसी अन्य स्रोत से आया हुआ लगे, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पूछा गया है, फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, आउटगोइंग ट्रैफिक को कोई प्रभाव नहीं करता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का प्रयोग केवल ईमेल सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो एंड टू एंड होता है इसका प्रयोग केवल ईमेल सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। यह चैट, कॉल और कम्युनिकेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये केवल ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, DDoS की फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक में केवल एक कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका फॉल्स। जो DDoS है, DDoS में कई कंप्यूटर या बॉटनेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में पूछा गया है, रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो डेटा को एन्क्रिप्ट कर फिरौती मांग करता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और फिरौती मांगता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, ब्रूट फोर्स अटैक में पासवर्ड को बार बार अनुमान लगाकर क्रैक करने की कोशिश की जाती है। जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है इसमें पासवर्ड को बार बार अटैक करके पासवर्ड को बार बार अनुमान लगाकर क्रैक करने की कोशिश की जाती है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, साइबर सिक्योरिटी में हॉनीपॉट एक प्रकार की डमी सिस्टम होती है जो हैकर को फंसाने के लिए बनाई जाती है। जो साइबर सिक्योरिटी में हॉनीपॉट होती है एक प्रकार की डमी होती है जो डमी सिस्टम होती है जो हैकर्स को फंसाने के लिए बनाई गई है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में पूछा गया है, कुकीज केवल ट्रैकिंग के लिए प्रयोग की जाते हैं। जो कुकीज होता है उनका प्रयोग केवल ट्रैकिंग के लिए किया जाता है और इनमें कोई उपयोगकर्ता डेटा
कोई उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो कुकीज होती है यूजर की को जानकारियां संग्रहित करती है। जैसे आप गूगल क्रोम पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, एक बार सर्च करने में आपको ज़्यादा प्रोसेस लगेगी, लेकिन जैसे आप उसको 2 से 3 बार सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट अपने मन से इंस्ट्रक्शन देने लगे कि शायद आप इस चीज़ को खोलना चाहते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ एक बार खोल लेते हैं तो वो डेटा आपका कुकीज में सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज का उपयोग ऑटोमेशन के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्रोज का उपयोग ऑटोमेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, तो पाइवोट टेबल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पाइवोट टेबल का प्रयोग डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड केवल प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने के लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें मास्टर स्लाइड का प्रयोग प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने के लिए होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मास्टर स्लाइड पूरे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट नियंत्रित करता है। जैसे कि बहुत सारे स्लाइड हैं और सभी में आप बदलना चाहते हैं उसका फॉर्मेट, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, मास्टर स्लाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग केवल नंबर एंट्री को रोकने के लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें डेटा वैलिडेशन का प्रयोग केवल नंबर एंट्री को रोकने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। यह डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। जो डेटा वैलिडेशन होता है ये डेटा की शुद्धता को जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग केवल व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मेल मर्ज का प्रयोग रिपोर्ट्स, लेबल और अन्य दस्तावेजों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन एक ही चीज होती हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों एक ही चीज होती हैं, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। स्लाइड ट्रांजिशन होता है ये पूरी स्लाइड पर प्रभाव जोड़ता है, जबकि एनिमेशन होता है उसके ऑब्जेक्ट पर। जो ट्रांसमिशन होता है वो स्लाइड पर लगता है, जो एनिमेशन होता है जो ट्रांजिशन होता है ये स्लाइड पर लगता है, और जो एनिमेशन होता है जिस स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्वर टूल का उपयोग जटिल गणनाओं को समाधान करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जो सॉल्वर टूल होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसका प्रयोग गणना को समाधान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप अपडेट नहीं होता। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप अपडेट नहीं होती है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। टेबल ऑफ कंटेंट को मैन्युअली स्वचालित रूप से अपडेट किया जाता है। एंड आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन फीचर का प्रयोग स्लाइड में ऑब्जेक्ट मूवमेंट देने के लिए किया जाता है। जो कस्टम एनिमेशन होता है ऑब्जेक्ट को मूवमेंट देने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग डेटा को विजिबिलिटी सुधारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग पैनल का प्रयोग क्या होता है। ऑप्शन ए है दस्तावेज में एक समान फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए, केवल टेबल को स्टाइल में करने के लिए, ऑप्शन सी केवल हेडिंग बदलने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है केवल फॉन्ट साइज बदलने के लिए। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं और ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आपका सर्टिफिकेट आएगा, आपको सभी अपडेट इस चैनल पर जरूर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैराथन को देखना अवश्य, मैराथन मिस अवश्य देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।